हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 साउंड। तो देखिए, साउंड आवाज़ होती है, कोई भी टाइप की आवाज़ जो हम सुनते हैं। अब सबसे पहले साउंड की डेफिनेशन से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, साउंड अ काइंड ऑफ सेंसेशन रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स एंड परसीव्ड बाय आवर ब्रेन। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यानी साउंड क्या एक टाइप की सेंसेशन होती है जो हमारे कान सुनते हैं और हमारा ब्रेन उसको बाद में समझता है। ठीक है। और साउंड जो है वो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द्वारा प्रोड्यूस होती है। ठीक है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाइब्रेट होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हमारा है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है। अब सबको पता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो द साउंड विच प्रोड्यूस अ प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर। अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारे कानों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें सुनना पसंद होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूज़िकल साउंड। ठीक है। जो हमारे कानों को पसंद आता है सुनना, उसको हम म्यूज़िकल साउंड बोलते हैं। अब नॉइज़ क्या होती है, म्यूज़िकल साउंड का अपोजिट क्या होता है, नॉइस। अब नॉइस ऐसी साउंड होती है जो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते सुनना। बहुत ही ज़्यादा कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ या बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम की आवाज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। तो देखिए, द साउंड्स विच प्रोड्यूस जारिंग और अनप्लीजेंट इफेक्ट, वो क्या होती है, नॉइस। अब टाइप्स ऑफ साउंड। अब साउंड जो है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट क्या है, ऑडिबल साउंड, और सेकंड क्या है, इनऑडिबल साउंड। अब ऑडिबल साउंड क्या होती है, वाइब्रेशन हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी जो आवाज़ 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है उसको ही ह्यूमन ईयर सुन सकता है। ठीक है। उसको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। इनऑडिबल साउंड क्या होती है, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी अबाउट 20,000 हर्ट्ज एंड बिलो 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी हर्ड बाय द नॉर्मल ह्यूमन ईयर। लेकिन अगर कोई भी आवाज़ होती है जो अबाउट 20,000 हर्ट्ज है या फिर बिलो 20 हर्ट्ज, जब वो हमारा ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता उस साउंड को। ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या होती है, इनऑडिबल साउंड होती है, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। ठीक है। अब ये थे साउंड्स के टाइप। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये वाला, इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। यानी ह्यूमन्स के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो ह्यूमन्स के अंदर क्या होता है, एक वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है ह्यूमन के अंदर। अब इसको डिटेल में समझने के लिए कि हमारा वॉइस बॉक्स कैसा होता है, देखिए हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये ओपन वोकल कॉर्ड है। तो जैसे ही एयर एंटर करती है इसके अंदर तो क्या करता है, ये वाइब्रेट करने लग जाता है। वाइब्रेट करता है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन्स के अंदर। ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती तो ये ऐसे बंद हो जाता है। इसको हम क्या बोल लेंगे, क्लोज वोकल कॉर्ड बोल लेंगे। ठीक है। अब ये था कि ह्यूमन्स के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है। वोकल कॉर्ड क्या करता है, ह्यूमन्स के अंदर साउंड को प्रोड्यूस करता है। आप नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। साउंड को यानी ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम क्या है, एयर। ठीक है। एयर के अंदर साउंड क्या होती है, ट्रैवल करती है। अब कैसे ट्रैवल करती है, मान लीजिए एक यहाँ पे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करा है, तो एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे ही वाइब्रेशन होती है और ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन को पैदा करता है, तो ये जो वाइब्रेशन है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये इन पार्टिकल से टकराती है, और ये पार्टिकल एक दूसरे से टकराकर क्या करते हैं, साउंड को, इनके अंदर फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और बाद में ये जो वाइब्रेशन है हमारे ह्यूमन ईयर तक पहुंचती है, और हमारा ह्यूमन ईयर इसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ऐसे हमारे एयर में क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ऐसे चलती है जिससे हम उसको सुन सकते हैं। अब वाटर के अंदर भी साउंड को हम सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा वाटर जो है उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है।
अब हमारा ह्यूमन ईयर इसको कैसे सुन सकता है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। अब हमारा जो ईयर ड्रम है वो क्या करता है, वाइब्रेशन को कैच करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की और उसको उसके जो सिग्नल्स होते हैं उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और इस प्रोसेस को हम हियरिंग कहते हैं, ठीक है, सुनना कहते हैं। अब वो कैसे होता है नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारे ईयर का डायग्राम दिया हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं आउटर ईयर, ठीक है। और यहाँ पे बीच वाला पार्ट जो ईयर ड्रम हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, वाइब्रेशन को कैच करता है, ये वो ईयर ड्रम होता है जो क्या करता है, वाइब्रेशन को कैच करता है और बाद में इस वाइब्रेशन को कहाँ पहुँचाता है, हमारे इनर ईयर में। यानी ये ईयर ड्रम वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा मिडल पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे हमारे पास बच गया है, इसको हम बोलते हैं इनर ईयर। अब इनर ईयर क्या करता है, इनर ईयर के पास बहुत सारी नर्व सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है। वो क्या करती हैं, ये जो वाइब्रेशन हमारे ईयर ड्रम द्वारा प्रोड्यूस हुई है इसको क्या करती है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन क्या करता है, उन सिग्नल्स को समझता है कि इस साउंड का क्या मतलब है, ये साउंड कहाँ से प्रोड्यूस हुई है। तो बाद में वो समझ के उसके ऊपर एक्शन लेता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था कि कैसे हम सुनते हैं। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ ये देखिए, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब सबसे पहले ऑसिलेशन का मीनिंग समझना यहाँ पे ज़रूर है। तो ऑसिलेशन क्या होता है कि एक सेकंड में किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द्वारा कितनी बार वाइब्रेट हुआ है, वो वाइब्रेशन कितनी पैदा हुई है एक सेकंड में, वो हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं, यानी उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। अब फ्रिक्वेंसी कैसे होती है और आगे जो हमारे हैं वो हम डायग्राम से समझेंगे, वेवलेंथ वगैरह। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है। तो हमारी जो क्या होती है, साउंड होती है, वो एयर में एक वेव की तरह ट्रैवल करती है, यानी जैसे लहरें नहीं होती समुद्र में, उस टाइप से वो क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो वो एक टाइम, एक फिक्स टाइम के अंदर कितना ट्रैवल करते हैं, कितनी वेव्स उसमें उठती हैं, तो वो ऐसे बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे साउंड की वेव दी हुई है। अगर मान लीजिए वेव ऊंची होती है, इनकी लेंथ कितनी होती है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो वेव की जो लेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो साउंड है वो क्या है, ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की है, ठीक है। और अगर कम है, यहाँ पे कम दिखाई हुई है, तो अगर उसकी जो लेंथ है वो कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी कम है और वो क्या होगी, एक सॉफ्ट साउंड होगी। अब इनके लेंथ को हम यहाँ पे लेंथ नहीं बोलेंगे वेव्स की, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, साउंड का एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब एक निश्चित टाइम के अंदर ये क्या कर रही है, वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है वो डिसाइड करेगा कि हमारी जो साउंड है वो सॉफ्ट है या हार्श है, ठीक है, यानी ज़्यादा तेज आवाज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इनके पॉइंट्स का डिफरेंस क्या होता है, हमारी जो वेवलेंथ होती है, इनके टॉप पे जो पॉइंट होते हैं इनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, कि इनकी बीच की दूरियाँ कितनी थी, कितनी डिस्टेंस पे ये दोनों अलग अलग थी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब हमारा जो वन ऑसिलेशन की हम बात कर रहे थे वो कैसे होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक सेकंड में वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या है कि अगर हमारी वेव की लेंथ ज़्यादा होती है, यानी अगर हमारा जो साउंड के वेव्स की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो हमारी जो साउंड है वो कैसी होगी, लाउडर साउंड होगी, ठीक है। और अगर उनका एम्पलीट्यूड कम है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो हमारा जो साउंड है वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। तो ये था हमारा साउंड
क्या एम्पलीट्यूड ऑफ सॉफ्ट और साउंड और लाउड साउंड क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, वो सब। ठीक है, अब वापस चलते हैं हमारे नोट्स के ऊपर, आगे देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। तो देखिए, अब हमारे पास एक अनदर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, द फ्रिक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। अब हमने देखा था कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कि एक सेकंड में एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जितनी बार वाइब्रेशन करता है उसको तब हम मापते हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं हम उस ऑब्जेक्ट की, कि एक सेकंड में इतनी बार इसने वाइब्रेट किया, उसको हम फ्रिक्वेंसी बोल रहे थे। तो जो फ्रिक्वेंसी का जो सिंबल होता है मापने का, जैसे बाकी सिंबल अगर हम कोई भी मैथ्स में क्या करते हैं, सेंटीमीटर मीटर में मापते हैं किसी भी चीज़ को, उसी टाइप से फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं। साउंड को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड, जो हम डायग्राम में करके आए थे कि अगर हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होता है किसी भी वाइब्रेशन का, तो हमारे लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और अगर कम होता है तो हमारी सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अगर किसी भी वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, द हायर द पिच एंड शीलर द साउंड, तो उसका पिच भी इतना ही ज़्यादा होगा और हम जो है तेज़ या तीखी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, यानी उसका जो सुनने का तरीका यानी जो साउंड होगी वो हमारी बहुत ही ज़्यादा तीखी होगी। ठीक है, अब है अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। ये हमने ऊपर किया था कि हमारे जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती है, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यह है, एक्सक्यूजिव और अनवांटेड साउंड्स लीड टू नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स। अब नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है कि अनवांटेड साउंड जब हम सुनते हैं तो ये नॉइज़ पोल्यूशन होते हैं। बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर तेज़ बज रहे हैं कहीं पे, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक की आवाज़, तो ये सब क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन के कारण है। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन से हमारी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो इन नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस करने चाहिए। देखिए, अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारे काम करने चाहिए, बहुत सारे प्रिकॉशंस करने चाहिए। तो उनमें से क्या है, प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन नॉइज़ रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। यानी अगर हमें रोड के साइड पे क्या करना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे कि क्या हो, नॉइज़ पोल्यूशन हमारा कम हो सके। अब हमने किया था कि एम्पलीट्यूड और टाइम क्या होता है, तो वही उसकी डेफिनेशन जो है हमारी एम्पलीट्यूड की यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन देखते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और स्विमिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। यानी रेस्ट से लेके और उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है कि कितना वाइब्रेशन उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कि कितने डिस्टेंस तक, कितने लेंथ तक उसकी जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की जो वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस हुई है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब नेक्स्ट है टाइम। क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि कितना टाइम वो टेकन है। तो देखिए, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम अराउंड इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आप सबने क्या देखा होगा, घड़ी का पेंडुलम देखा होगा। अब घड़ी का पेंडुलम क्या होता है, एक बार इस साइड होता है, देन उसके बाद वो उस साइड जाता है। ठीक है, तो इसके बीच का एक पेंडुलम जब इस साइड से उस साइड, लेफ्ट टू राइट जितनी बार भी जाता है, तो उसका वो क्या करता है, वन ऑसिलेशन वहाँ पे उसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी वन ऑसिलेशन को मापने के लिए यहाँ पे उसने पेंडुलम का एग्जाम्पल दिया है। तो उसने कितना टाइम टेकन लिया कि द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द्वारा एक
ओसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए लिया गया टाइम को हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड बोलते हैं कि उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया है एक ओसिलेशन को पूरा करने में, वो उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हमने पढ़ा था कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन सेकेंड, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। अब वही जो पॉइंट्स हैं बार बार घूम के हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन अलग होती है, उसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर दिए जाते हैं, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, वही डेफिनेशन दी हुई है फ्रीक्वेंसी की कि एक वाइब्रेशन एक ऑब्जेक्ट द्वारा एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन, कितनी बार ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन मेड होते हैं, कितनी बार वो वाइब्रेट करती है एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी को मापने का जो सिंबल है यानी जो यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। अब इसको याद रखना आप, इसको एक नंबर में पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है, तो देखिए द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर which enable us to distinguish between a loud and faint sound. Larger the amplitude of vibration, the louder is the sound produced. यानी जो हमारा ईयर है वो बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करता, जो हमारे कानों को बहुत ही ज़्यादा क्या लगती है, अच्छी आवाज़ नहीं लगती। ठीक है, बिल्कुल भी बहुत लाउड होती है, बहुत देर तक हम उस साउंड को नहीं सुन सकते, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है, वाइब्रेशन का, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से वो साउंड लाउड होती है, उसको हमारे कान सुन नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं लाउडनेस। ठीक है, अब मेन पॉइंट इसमें नोट करने की क्या है कि लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस किससे पैदा होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो उसकी लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होती है। जितना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा उतनी ही उसकी लाउडनेस तेज होती जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है पिच। पिच क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच। अब पिच का मतलब यह है कि साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउंड का एक पार्ट है कि श्रिल साउंड के बीच में और सॉफ्ट साउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रिक्वेंसी हाई है, ठीक है, तो वो साउंड क्या होगी, उसका पिच हाई होगा, वो ज़्यादा पिच की होगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका पिच क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब ये जो है ये श्रिल साउंड और सॉफ्ट साउंड के डिफरेंस को बताता है कि हाई फ्रिक्वेंसी को तो हम श्रिल साउंड में काउंट करेंगे और लो फ्रिक्वेंसी वाली साउंड को हम क्या करेंगे, सॉफ्ट साउंड में काउंट करेंगे। ठीक है, अब क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी में हम बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूजिकल नोट्स emitted by different musical instrument or voice even though they have the same pitch and loudness। अब ऐसा क्या होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हुई साउंड तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन अगर वही साउंड ट्रैफिक से हम प्रोड्यूस हो रही है तो हमें अच्छी नहीं लगती। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। म्यूजिकल साउंड से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कुछ नोट्स पे क्या होती है, डिपेंड होती है। ठीक है, उनके बेस पे ही वो साउंड प्रोड्यूस की जाती है, जिससे क्या होता है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोड्यूस होती है जो हमारे कानों को अच्छी लगती है। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो एक अनसिस्टमैटिक तरीके से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसलिए वो जो साउंड है उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, इसलिए वो हमें पसंद नहीं आती और उसको हम क्या बोलते हैं कि वो लाउड साउंड है, उसकी लाउडनेस ज़्यादा है। तो हायर पिच
और लाउडनेस में बस इतना ही अंतर है, उसका क्वालिटी का फ़र्क होता है कि किसी साउंड की प्रोड्यूस होने की क्वालिटी क्या है और किसी की क्या है, वो डिपेंड करती है कि वो हमारे लिए क्या है, लाउडनेस है या सॉफ्ट साउंड है। ठीक है, अब ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स, मेन नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।